हेलो जी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके एक बार सक्सेस बैच में क्लास 12th का। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली आपको पता है कि जो सेकेंड ईयर का क्लास है उसमें 16 चैप्टर है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसको आपको समझना होगा, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार ज़रूर आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ें। मैं भी आपको समझ में आए तो आप और आगे इस सारे लेक्चर को और अटेंड करें। हो सकता है आपको समझ में आए बेहतर, हमारी यही कोशिश है। तो चलिए आज हम समझते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जितने भी होल चैप्टर 16 चैप्टर जो आपको क्लास सेकेंड में पढ़ने हैं, उसमें इन सारे चैप्टरों का जो है इस पहले चैप्टर में कुछ निचोड़ दिया गया है कि ये जो टर्म आप इस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे बायोलॉजी की, ये आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलेगा, राइट। दूसरी बात, आप ये ना समझें कि बायोलॉजी बहुत टिपिकल है, ये भी याद रखें। बायोलॉजी रटी नहीं जाती है, बायोलॉजी कंसेप्चुअल होती है और इसको अच्छे से तराशा जाता है। इसको अपने माइंड में तराशी, इस चीज़ को मत लेके चलिए कि आपको बायोलॉजी रटनी पड़ती है। ये पहला अपने दिमाग से ख्याल उतार दीजिए। दूसरा, आप एनसीईआरटी प्रीफर करिएगा। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसकी लाइनिंग को पढ़िए। मैं लाइनिंग भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी की लाइनिंग इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और आइए मिलके एक पहल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक। देखिए, अगर आप रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिंपली अगर आप सोचें कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो पहले हम रिप्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। तो जब आप क्लास 10th में थे, ठीक, तो क्लास जब आप 10th में थे तो वहाँ भी आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसका नाम था रिप्रोडक्शन, ठीक। जब क्लास 10th में थे तो आपको चैप्टर पढ़ाया गया था जिसका नाम क्या था, रिप्रोडक्शन था, ठीक। और जब क्लास 12th में आए, कहाँ पे आए, जब आप क्लास 12th में आए तब भी ये आपको चैप्टर दोबारा पढ़ने को मिल रहा है। ये 10th में हमने पढ़ा था, फिर 12th में यही चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया था, इसका मतलब 10th में ये थोड़ा सा था, लेकिन जब आप 12th में आ गए तो ये थोड़ा जास्ती आ गया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो आइए अब इसी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक। अगर मैं बोलूँ रिप्रोडक्शन के बारे में या मैं कुछ कहूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक। तो रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट ही लिखूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँ कुछ पॉइंट के रूप में, क्योंकि डेफिनेशन बहुत लंबी पड़ जाती है, इसलिए मैं इसको पॉइंट वाइज ही पढ़ाऊंगा आपको, तो दिक्कतें आपको कम आएंगी, राइट। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों हमने बोला और कोई प्रोसेस क्यों नहीं बोला, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन जो आपका है बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग, सिर्फ लिविंग ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, नॉन लिविंग के पास क्षमता नहीं होती है, ठीक। दूसरी टिप देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन, इसका यंग वंस का। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने बच्चों को पैदा करते हैं। दूसरी बात, वो जो बच्चे पैदा होंगे यंग वंस, YOUNG, जो भी यंग वंस पैदा होंगे, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन में जो भी यंग वंस पैदा होंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये बात याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई भंडूलाल है, अब उनकी शादी चुन्नूलाल से होगी या चुन्नीलाल से कह सकते हैं, इनकी शादी इनसे होगी, और जब इनकी शादी होगी तो बैंड बाजा बारात जाएगा, हम सब बाराती बनेंगे, बफर सिस्टम में मजा लिया जाएगा, है कि ना, तंदूर को तोड़ा जाएगा, पनीर को खाया जाएगा। तो अगर इनकी शादी हो गई मान लीजिए तो इनके बच्चे पैदा होंगे, और जब इनके बच्चे पैदा होंगे चुन्नू और पुन्नू मान लीजिए आ गए, तो ये अगर ये जो बच्चे पैदा हुए हैं ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ये एकदम, ये जब मान लीजिए लड़की है तो ये लड़की पूरी अपनी माँ की तरह सेम टू सेम नहीं होगी, सिमिलर हो सकती है,
एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो बेटा पैदा हुआ है ये वाला, ये अपने पापा के एकदम सिमिलर नहीं होगा, डिसिमिलर भी हो सकता है। अगर सेम सेम हो जाएंगे ये दोनों तो मम्मी को कंफ्यूजन होगी कि बाप कौन है बेटा कौन है, तो बड़ी टिपिकल टास्क हो जाएगी, राइट। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, और इसमें जो प्रोजेनी पैदा, जो यंग वंस पैदा होते हैं वो सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं, ठीक। ये रिप्रोडक्शन है। अब बात करेंगे, तो आपने 10th में पढ़ा था, मैं आपको 10th का रिव्यू दे रहा हूँ, फिर इसको आगे दूंगा ही। आपने पढ़ा था कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मैंने क्या बोला, यस आर। यस आर का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो यस आर का मतलब हमने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका दो तरीके का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए एस आर का मतलब क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एस आर का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका होता है, ठीक है, और सॉरी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दिया। जो आपका रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म कर सकता है, या तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपने आप को इस धरती पे मेंटेन करने के लिए। ये दो तरीके से ऑर्गेनिज्म कर सकता है, ठीक। अब दूसरी बात आ गई कि अगर रिप्रोडक्शन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है तो उसकी क्या मेंटेन होती है, उसकी क्या मेंटेन होती है, लाइफ स्पेन, ठीक। तो लाइफ स्पेन क्या टर्म है। अब देखिए, अब दूसरी बात याद रखिएगा कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज नॉट कोरिलेट विद द सर्वाइवल रेट। इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तभी वो जिंदगी अपनी जी पाएगा। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई ये चुन्नू लाल है, अब इनकी शादी चुन्नी लाल से हो गई, तो अगर ये चुन्नू लाल इनको रिप्रोडक्शन करेंगे तभी ये जिंदा रहेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं। मतलब कि रिप्रोडक्शन इज नॉट रिलेटेड विद द सर्वाइवल रेट, कि नहीं भैया जो रिप्रोडक्शन करेगा वही जिंदा रहेगा, वही आगे पीढ़ी में जिंदा, वही ज़्यादा 100 साल तक जिंदा रहेगा, ऐसा कुछ भी केस नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्शन से क्या होता है सॉरी, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की सर्वाइबिलिटी, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसी के बारे में हमें समझना है। तो इसको समझने से पहले हम आते हैं पीछे, कहाँ आते हैं, पीछे आते हैं। आपको हम लाइफ स्पेन से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ स्पेन क्या होता है, लाइफ स्पेन कैसे मेंटेन होता है, ठीक। ये सब आपको थोड़ा सा मैंने क्लू दिया। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ स्पेन क्या है। अगर मान लीजिए लाइफ स्पेन की बात करी जाएगी तो हम बोल सकते हैं पीरियड, जो पीरियड होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच में, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच में जो पीरियड होता है, जो समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम, लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक। दूसरी बात कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ का मतलब प्राकृतिक मौत। जैसे हमने कहा कोई मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ और वो 5 साल के अंदर, राइट, 5 ईयर्स के अंदर उसकी डेथ हो गई, तो क्या वो अपना लाइफ स्पेन जिया, नहीं जिया। तो क्या उसकी वो लाइफ स्पेन थी, नहीं, ठीक। तो उसकी आत्मा भटकेगी, वो भूत बनेगा, आपको डराएगा। चलिए, अब लाइफ स्पेन जो है, द पीरियड बिट फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पेन। अब यहाँ से जो बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, जो नीट पे क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे ये नहीं है कि मेरा मतलब है कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ा दो, जो चीज़ें रिलेट भी ना करें एक्स्ट्रा पढ़ाते चले जाओ, नहीं। मेरा मतलब है थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन ज़्यादा एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्स्ट्रा चलते जाएंगे, हम सब मिलके पढ़ते जाएंगे, ठीक। अब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच में जो समय लगाता है उसे क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का अलग होता है और हर प्राणी का अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन ह्यूमन बीइंग में जितने लोग, उनका लाइफ स्पेन बराबर होता है, कितने साल के बाद वो मर जाए। तो याद रखिएगा, अगर नीट में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले, नीट का क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले, तो आप याद रखिएगा कैसे। मान लीजिए लाइन पूछे, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक। पूछे लाइफ स्पेन इज, लाइफ स्पेन ऐसे पूछे, लाइफ स्पेन का डेफिनेशन बताओ, तो लिखा रहेगा द पीरियड, पीरियड मतलब पीरियड है, द पीरियड फ्रॉम
बर्थ, ठीक, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। हाँ, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स? तो देखिए क्या लिखा गया है कि लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि वह पीरियड जो बर्थ से लेकर डेथ तक जिया जाता है। अब डेथ का मतलब नहीं है, डेथ में क्या होना चाहिए? नेचुरल डेथ होना चाहिए। तो ये क्या है आपका? फॉल्स। ये लाइफ स्पेन की डेफिनेशन क्या है? गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें आपका नेचुरल डेथ नहीं दिया गया है। तो नेचुरल डेथ मतलब नहीं दिया गया, तो ये लाइन गलत। क्योंकि लाइफ स्पेन ऐसी होती है कि आपका जैसे ह्यूमन बींग का, तो ह्यूमन बींग पहले तो 100 साल में मरते थे, 110 भी पार कर सकते थे, लेकिन अब 60-70 के एवरेज में सारे लोग की लाइफ स्पेन होती है ह्यूमन बींग की, ठीक है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग, ठीक, हम कह सकते हैं जो ह्यूमन बींग होता है उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 100 ईयर अभी मानी जा रही है, लेकिन अब 100 ईयर तक कोई पहुंचेगा नहीं। हम सबके जो इस समय की जनरेशन आ रही है वो 100 तक पार नहीं कर जाएंगे, ठीक है ना, वो नहीं जा सकते। ये आप लेके चलो, ठीक। आप सब तो, हम भी नहीं जाएंगे, तुम लोग तो 50 पार कर जाओ, वही बड़ी बात है। तो ह्यूमन बींग की बात करेंगे तो ये 100 ईयर होता है। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें आपका क्वेश्चन कहाँ बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक। लाइफ स्पेन आपका पहला पेज एनसीईआरटी में सर के बारे में जिक्र किया गया। अब हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन की बात करते हैं, ठीक। लेकिन आपको उससे पहले लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म की बताने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो कौन सा इम्पोर्टेंट है हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है, इसी को हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा, बोर्ड में भी आता है और नीट में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसमें क्वेश्चन लिखा है लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट correlated with size। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है वो साइज से कॉरलेट नहीं करी जा सकती। ये लिखा गया है कि जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कॉरलेट नहीं कर सकते साइज को देखकर। व्हाट इज साइज? अच्छा, साइज क्या होता है? जैसे हमने कहा, मान लीजिए, आप सोचिएगा एक बार ध्यान से कि ये मान लीजिए क्रो है, कोई चिड़िया, और ये मान लीजिए पैरेट है। पैरेट, पैरेट का स्पेलिंग बताओ जरा, PARROT, पैरेट, ये पैरेट। तो आप देख सकते हैं कि क्रू और पैरेट की जो साइज होती है सेम होती है। अगर साइज सेम है तो इससे जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि उसकी लाइफ स्पेन भी सेम हो सकती है। यही क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लीजिए साइज सेम है तो क्या इससे आप सहमत है कि उसकी लाइफ स्पेन भी सेम होगी? तो इसी को हमको आपको बताना है। क्रो और पैरेट की क्या होती है इनमें सिमिलरिटी? ये है कि इनका सेम साइज होता है, सेम साइज, नो डाउट, ठीक। क्या है? सेम साइज, बट इनका जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है। इसका मतलब हमने इसे ये सीखा कि साइज भले ही सेम हो लेकिन लाइफ स्पैन सेम नहीं हो सकता। जैसे जो हमारा क्रो होता है ये 15 ईयर, इसकी लाइफ स्पैन 15 ईयर, क्रो की 15 ईयर है। और जो पैरेट है आपका, इसका 140 ईयर है। तो बहुत बड़ी बात है भाई। तोता 140 साल जीता है और क्रो 15 ईयर जीता है, लेकिन दोनों की साइज क्या है? सेम। तो इससे हम साबित हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करती। अगर मान लीजिए साइज सेम भी हो लेकिन लाइफ स्पैन सेम नहीं हो सकती, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह पीपल की बात कर लीजिए और मैंगो की बात कर लीजिए, दोनों की साइज सेम होती है लेकिन इनकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। कहानी समझ में आएगा? ये एनसीईआरटी कहती है और इसको आपको बताना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है कि लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का कोरिलेट नहीं किया जा सकता विद साइज के साथ। इसको आप कमेंट करें। तो अब इसमें आपको ये बताना होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे? अब इसमें हम कुछ लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में याद कर लेते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, लाइफ स्पैन ऑफ सम
ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन में आपको बता देता हूँ। ठीक, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको आपको याद करना है। ठीक, तो लाइफ स्पेन में आपको कुछ ऑर्गेनिज्म का बता देता हूँ। तो आइए अब ये देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन दिया गया है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। कभी कभी डायग्राम भी दिया है ना एनसीईआरटी में, देखेंगे आप दूसरे पेज पे सब दिया गया है। तो कभी कभी डायग्राम दे के पूछता है कि इसका लाइफ स्पेन कितना होगा, तो इसको आपको याद करना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब वो इम्पोर्टेंट है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एलिफेंट, क्रोकोडाइल और हार्स का लमसम के जो लाइफ स्पेन है 60 है। हाँ, इनका 60 से 90 जा सकता है। डॉग का 13 से 15 हो सकता है, बनाना का 25, ठीक, काऊ का 25, फ्रूट फ्लाई का कुछ वीक, इसका कुछ वीक, बनियान का 200 से 300 साल, राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ, ये तो पता है, रोज का 5-7 ईयर, पैरेट का इसका 15 ईयर, ये तो मैं आपको बताया था पहले, या फिर याद करना है। टर्टवाइज का 100 to 150 ईयर। अब देखिए 2 क्वेश्चन पूछेगा, पैरेट का क्रो का याद रखिएगा 140 ईयर और 15 ईयर, और बनाना और बनियान, देखिए बनाना और बनियान, ये बनाना रहा और बनियान कहाँ है, यहाँ रहा, तो याद रखिएगा जो बनाना हो तो उसका 25 होता है, और बनियान का 200 to 300 लाइफ स्पेन होता है, ईयर लाइफ स्पेन होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। तो ये लाइफ स्पेन इसलिए मैंने याद कराया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, था और रहेगा, राइट। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ने के लिए हमको कुछ, चलिए अब जानते हैं इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रिप्रोडक्शन ये होता है वो होता है, उसी चीज़ के बारे में अब जिक्र हमें करना है इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन करता है, कितने प्राणी कर सकते हैं, कौन कैसे कर सकता है, एवरीथिंग दैट ऑल थिंग आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास, इन दिस वीडियो, राइट। तो देखिए अगर मैं पूछे कि ये बताइए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो कितना प्यारा सा इसका आंसर है। आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन एक तरह का क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक, क्या होता है, प्रोडक्शन होता है इसका, यंग वंस का। ठीक, नेक्स्ट सिमिलर एमंग देमसेल्फ, सिमिलर एमंग देमसेल्व्स। ठीक, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें प्रोडक्शन होता है यंग वंस का, और वो क्या होता है, सिमिलर एमंग देमसेल्फ होते हैं, एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन में, कुछ एग्जैक्ट होते हैं, कुछ नॉन एग्जैक्ट होते हैं। जैसे वो डिपेंड ये है कि वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल है। ठीक, अब दूसरी बात ये रही कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक, अब यहाँ से वो क्वेश्चन क्या पूछे, इंपॉर्टेंस पूछता है। क्या पूछता है, ये बताइए इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, क्या इंपॉर्टेंस आपसे पूछ सकता है कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों करता है हमें। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे पूछा सकता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा मैं आपको बताऊंगा क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आप याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये लाइन नीट में पूछी जा सकती है, ये आप याद रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन इज नॉट, reproduction is not necessary for survival। अगर आपको जीना है, जैसे हमने कहा, हमने आपको पढ़ाया कि 100 साल अगर आप हमें जीना है, तो अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप नहीं जी पाएंगे। इट इज़ द रॉन्ग, राइट। रिप्रोडक्शन हो या ना हो, आप लाइफ स्पैन 60 से 80 साल रहेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो। ठीक, ये नहीं ज़बरदस्ती है, करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं। ठीक, ये लाइन आप याद रखिए। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, पहला होगा लाइफ एग्जिस्ट
लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू रिप्रोडक्शन, कि जो लाइफ होती है रिप्रोडक्शन की वजह से एग्जिस्ट करती है, सही बात है। कि भाई अगर रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, लोग आएंगे, जब लोग आएंगे तो जनरेशन बढ़ेगी तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, राइट। दूसरा मेंटेन कंटिन्यूटी, मेंटेन कंटिन्यूटी, जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन क्या करता है, कंटिन्यूटी बनाए रखता है। दादाजी गए तो पापा जी हैं, पापा जी के बेटे हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, तो उसमें क्या होगा, जनरेशन, इसका मतलब रिप्रोडक्शन हुआ तो ये इन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो इनके बेटे हैं, इन्होंने करा तो इनके बेटे हैं, इन्होंने करा तो इनके बेटे हैं, राइट। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, मेंटेन चल रहा है, किसकी, कंटिन्यूटी, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, किसकी वजह से हो रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से। और लास्ट लाइन है मेंटेन, मेंटेन पॉपुलेशन, मेंटेन पॉपुलेशन क्या करता है, मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट, यंग एडल्ट एज्ड पर्सन। तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन होती है यंग की, एडल्ट की और एज्ड पर्सन की बनी रहती है, सही है। रिप्रोडक्शन होगा तो कुछ जवान बच्चे आएंगे, कुछ बूढ़े मरेंगे, जब बूढ़े मरेंगे तो जवान आएंगे, और कुछ लोग सॉरी ये यंग है, ठीक। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो यंग की भी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, और एडल्ट की भी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है, और एज्ड पर्सन की भी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। तीसरा आपका जो चौथा है, चौथा जो लाइन है, इट क्रिएट वेरिएशन, वेरिएशन। अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवलिटी रेट बढ़ती है, एडाप्टेशन बढ़ता है, उसके अंदर इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, समझ में आना। ये सब चीज़ें थी जो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछे इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन क्या है। लेकिन याद रखिएगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रिप्रोडक्शन करेंगे तभी आप अपनी पूरी लाइफ स्पेन जी पाएंगे। इट इज़ नॉट अ ट्रू लाइन, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक। और एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे नहीं जो आएगा उसको टेक्स्ट करिए, बताइए, हम सब बताएंगे, ठीक। क्रिएट वेरिएशन, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आइए हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आप बोले सर कितनी बार रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है ये दो तरीके का होता है, एक एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है। इसमें किसी भी बच्चे को पैदा करने के लिए एक पेरेंट की जरूरत होती है, इसमें 2 पेरेंट की जरूरत पड़ती है। अगर 2 पेरेंट होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें गैमीट नहीं बनता है, गैमीट एब्सेंट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट विल बी एब्सेंट, तो आप क्या बोलेंगे कि गैमीट बेसिकली जनरल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट एब्सेंट होता है, सही है। लेकिन एक्सेप्शन है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है इसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस में, ये पार्थेनोजेनेसिस एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है गैमीट बनता है, इसमें गैमीट क्या होता है, बनता है, गैमीट प्रेजेंट होता है। तो आप याद रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली तो गैमीट एब्सेंट होता है, इसमें एक पेरेंट होते हैं, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा फेनोमेन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसमें गैमीट बनता है, राइट। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पेरेंट की जरूरत पड़ती है, वो भी अलग अलग। लेकिन अगर आप बात करेंगे टेपवर्म की और आप बात करेंगे अर्थवर्म की, तो टेपवर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है टेपवर्म। इसका मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इसका एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन। टेपवर्म क्या है, एक्सेप्शन है। लेकिन अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म के अंदर एबिलिटी होती है कि ये इसके अंदर दोनों अंग होते हैं, मेल और फीमेल का दोनों अंग होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, क्रॉस रिलेशन करता है,
क्या करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। तो अर्थवर्म के अंदर आपसे पूछेगा कि अर्थवर्म के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। क्या पूछेगा, क्यों वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि जो अर्थवर्म होते हैं उनके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो एक साथ मैच्योर नहीं होते, जिसके नाते उसको क्या करना पड़ता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब दूसरे अर्थवर्म से उसको मेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन टेपवार्म में इसके जो अंग हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए क्या करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। और इसी के नाते इसमें दो पेरेंट नहीं आते, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक्सेप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आनी चाहिए और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धीरे धीरे हम आपको उस मुकाम पे ले जाएंगे जिसमें आप कहेंगे कि सर हमको बायोलॉजी अब ज़्यादा समझ में आ गया है, आपको बायोलॉजी रटना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे कॉन्सेप्ट देंगे आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो वीडियो आपकी पड़ेगी अल्टरनेट पड़ेगी, कभी कभी तो अल्टरनेट पढ़ती जाएगी, एक दिन के बाद एक दिन के बाद एक ऐसे पढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो वेट करिए, पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक।